गुमानी जंगल के बाहर एक पगडंडी पर दो पंछी भैरव कौवा और टिंकू तोता खड़े थे। तभी वहाँ से एक अपरिचित पंछी गुजरा। देख टिंकू तोता, ये नया मुर्गा लग रहा है। इसकी चाल से लग रहा है कि ये बाहर का है। चलो थोड़ा मनोरंजन करते हैं। पंछी भाई रहने देना, कल ही तो हमने उस बूढ़े कबूतर को परेशान किया था। पर चलो तुम्हारी खुशी के लिए सही। भैरव कौवा उस पंछी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही गंभीर चेहरा बना लेता है। सुनो पंछी भाई, मुझे इस जंगल के मुखिया चील के घर जाना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनका घर ठीक किस तरह पड़ता है? हम थोड़े भ्रमित हो गए हैं। नमस्ते पंछी भाई, वैसे मैं भी इस जंगल का नहीं हूँ, पर पीछे वाले चौराहे पर किसी ने बताया था कि मुखिया चील का घर मंदिर के पास है। लेकिन पंछी भाई, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? आपको मुखिया चील जी से क्यों मिलना है? कोई विशेष काम है? अरे पंछी भाई, क्या बताऊं, बड़ा ही जरूरी काम था, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। अब उनसे मिलना नामुमकिन है। हाय, यह क्या हो गया पंछी भाई? मेरा तो गला भर आ रहा है। अरे क्या हो गया भैरव कौवा पंछी भाई? तुम अचानक से इतने चिंतित और दुखी क्यों हो गए? अभी तो तुम ठीक थे। क्या बात है पंछी भाई, हमें भी तो बताओ। क्या बताओ टिंकू तोता, और इस पंछी भाई को भी क्या बताऊं? दरअसल अभी अभी खबर मिली है कि कल रात हमारे मुखिया चील का प्रमोशन हो गया है। भगवान ने उन्हें बहुत बड़े पद पर बुला लिया है। अरे क्या मतलब पंछी भाई, मैं समझा नहीं। प्रमोशन? जंगल के मुखिया चील का प्रमोशन कैसे हो सकता है? क्या उन्हें तहसील में कोई बड़ा पद मिला है? अरे नहीं पंछी भाई, मेरे कहने का मतलब है कि कल रात मुखिया चील जी भगवान को प्यारे हो गए। उनका इस दुनिया से बुलावा आ गया। वे स्वर्ग सिधार गए हैं पंछी भाई। क्या? यह क्या कह रहे हो पंछी भाई? यह तो बहुत अनर्थ हो गया। मैं तो उनसे व्यापार के सिलसिले में मिलने आया था। कल तक तो वे ठीक थे। हाँ पंछी भाई, यही तो विडम्बना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनके घर के पास से आया हूँ। वहाँ बड़ी भीड़ लगी है। अगर आप चाहे तो उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जाकर उनके परिवार वालों का थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। वे पंछियों बड़े दुख में हैं। अरे नहीं नहीं पंछी भाई, तुम बोल रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं श्मशान जाने से डरता भी हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। उनके परिवार की सहायता करना मेरे बस की बात नहीं है। राम राम पंछी भाई। पंछी डर के मारे उल्टे पाव भाग जाता है। भैरव कौवा और टिंकू तोता उसे तब तक देखते हैं जब तक वह ओझल नहीं हो जाता। फिर दोनों पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ यार। वो बेचारा तो ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। अबे टिंकू तोता के पंछी, तू मेरा बचपन का यार है, लेकिन तुझे अक्ल कब आएगी बे? तूने देखा उसकी शक्ल, उसे लगा सच में मुखिया चील निपट गए। यही तो असली मजा है। हाँ पंछी भाई, तू उस्ताद है, पर सच कहूँ तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं किसी को बकरा बनाने के चक्कर में कोई हमें ही ना बकरा बना दे। जंगल वाले जिस दिन जान गए उस दिन शामत आएगी। अबे डरपोक की औलाद, आज तक हमारे अलावा किसी और ने हमें बकरा बनाया क्या कभी? हम गुमानी के बेताज बादशाह हैं। चल अब किसी और को ढूंढते हैं। जंगल का मुख्य बाजार, दोपहर का समय। सेठ कबूतर अपनी चाट की दुकान के सामने एक ऊंचे स्टूल पर बैठे हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा दोना है जिसमें गर्मा गर्म आलू टिक्की, दही और सोंठ की चटनी तैर रही है। वे बड़े चाव से टिक्की का लुत्फ उठा रहे हैं। बाजार में चहल पहल है। रुक टिंकू तोता, वो देख मक्खी चूस कबूतर। कल इसने मेरे पिता को उधार देने से मना कर दिया था और ऊपर से उनका मजाक भी उड़ाया था। आज इसकी ऐसी खबर लेंगे कि इसकी टिक्की का स्वाद कड़वा हो जाएगा। पंछी भाई, यह सेठ कबूतर बहुत शातिर है। अगर पकड़े गए तो बाजार के बीच में ही हमारी शामत आ जाएगी। देख वो कैसे मजे से खा रहा है। बस इसी मजे को तो सजा में बदलना है। तू बस मेरे पीछे पीछे, और वैसा ही चेहरा बना जैसा किसी की 13वीं पर बनाया जाता है। भैरव कौवा और टिंकू तोता अचानक हाफते हुए और छाती पीटते हुए सेठ कबूतर की ओर दौड़ते हैं। भैरव कौवा का चेहरा पसीने से तरबतर है और वह रोने जैसा चेहरा बना लेता है। अरे अनर्थ हो गया, गजब हो गया। हे राम, ये क्या देख लिया मैंने? सेठ कबूतर, अरे अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो पंछी भाई, उधार मांगना हो तो रास्ता नापो। आज गला बिल्कुल खाली है। कबूतर जी धिक्कार है हम पर कि हम आपको इस हाल में देख रहे हैं। आप यहाँ चटनी का स्वाद ले रहे हैं और उधर उधर आपकी बरसों की कमाई, आपकी वो आलीशान हवेली है। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा। क्या बक रहा है? मेरे घर को क्या हुआ? अभी 1 घंटे पहले तो मैं वहाँ से आया हूँ। सेठ कबूतर जी, काश आप वहाँ होते। अचानक पता नहीं कैसे पीछे वाले गोदाम से लपटे
उठने लगी देखते ही देखते रेशमी कपड़े और वो महंगे धन सब काला कोयला हो रहे हैं। पंछियों चिल्ला रहे हैं पर आग इतनी भयानक है कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। वो मकान नहीं जल रहा। सेठ बूतर जी, आपकी की किस्मत जल रही है। वो तिजोरी जिसमें आप सोने के सिक्के रखते थे वो भी तब कर लाल हो गई होगी। हाय, अब क्या होगा? आप तो SD जाग पर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जमा पूंजी, मेरी तिजोरी। अरे ओ पंछियों, कोई बचाओ, कोई पानी डालो। सेठक बूतर अपनी भारी देह और ढीली होती धोती को संभालते हुए पागलों की तरह बाजार की दूसरी दिशा में भागने लगते हैं। भागते भागते उनका एक जूता निकल जाता है, पर वे रुकते नहीं। बाजार के पंछियों उन्हें इस तरह बदहवास भागते देख हंसने लगते हैं। पंक्षी भाई भैरव को बातू तो कसाई निकला। बेचारे का जूता भी पीछे छूट गया। जब वो घर देखेगा तो क्या होगा? जब वो वहाँ पहुँचेगा और देखेगा कि मकान का ताला भी नहीं टूटा है, तब उसकी टांगे जवाब दे चुकी होंगी। ये है भैरव कोबा का न्याय। जो दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाए उसे ऐसे ही नचाना चाहिए। पर पंक्षी भाई, उसकी आंखों में जो डर था, मुझे थोड़ी दया आ रही है। क्या हम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ा गए? अबे दया के पुजारी, ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। चल अब इससे पहले कि वो वापस आकर हमें ढूंढे, यहाँ से रफ्फू चक्कर होते हैं। दोपहर के बाद भैरव कोबा और टिंकू तोता अभी सेठक बूतर को बेवकूफ बनाकर हूँ ही रहे थे कि तभी अचानक भैरव कोबा सामने देख। क्या हुआ बे? कोई और मुर्गा दिख गया क्या? मुर्गा नहीं, साक्षात यमराज दिख रहे हैं। देख, मुखिया चील जी और उनके साथ वही पंक्षी है जिसे तूने सुबह स्वर्ग पहुंचा दिया था। और वो देख, दूसरी तरफ से सेठ बूतर भी आ रहा है। उसका चेहरा तो देख जैसे खून पी जाएगा हमारा। मुखिया चील जी और पंक्षी तेजी से उनकी ओर बढ़ाते हैं। मुखिया चील जी का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ है। पंक्षी की आंखों में अभी भी हैरानी और डर के निशान हैं। देखिए, यही है वो दोनों पंक्षी। इन्होंने ही मेरा रास्ता रोककर आपसे व्यापार करने से मना किया था। इन्होंने कहा था कि आप अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुखिया चील जी, मैं तो डर के मारे कांपने लगा था। मुझे लगा कि मैं किसी प्रेत बाधित जंगल में आ गया हूँ। मुखिया चील, भैरव कोबा, टिंकू तोता, नीचता की भी एक सीमा होती है। मजाक करना अलग बात है, पर किसी की मृत्यु का झूठ फैलाना, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस पंक्षी पर क्या गुजरी होगी? और तुमने मेरे परिवार के सम्मान के साथ खेला है। तभी दूसरी दिशा से सेठक बूतर दौड़ता हुआ आता है। वह पसीने में नहाया हुआ है। उसकी धोती आधी खुली है और वह आपका हाफ रहा है। पकड़ो पकड़ इन आदमखोरों को। मुखिया चील, आज इन्हें मत छोड़ना। इन्होंने मुझे जीते जी मार डाला। इन्होंने कहा मेरा घर जल गया। मैं नंगे पांव बाजार के उस कोने तक भागा। मेरी टांगे जवाब दे गई। वहाँ जाकर देखा तो सब ठीक था। मेरा घर नहीं जला, पर मेरा कलेजा जल गया इनकी इस हरकत से। अरे सेठ बूतर जी, थोड़ा दौड़ लिए तो क्या हुआ? सेहत अच्छी हो जाएगी। और मुखिया चील जी, हम तो बस चेक कर रहे थे कि पंछियों आपसे कितना प्यार करते हैं। यह प्यार नहीं है भैरव कोबा, यह विश्वासघात है। जंगल के पंछियों एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं और तुम उस दुख का मजाक बना रहे हो। आज तुमने पंक्षिया का अपमान किया है। पंक्षिया गई तेल लेने। आज तो मैं इनकी मरम्मत करूंगा। मेरी टिक्की का मजा किरकिरा किया और मेरी फजीहत करवाई। रुको तुम दोनों। हाँ, आज इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन्होंने कल मेरी गाय को खूंटे से खोल दिया था। पंक्षी भाई, अब मजाक महंगा पड़ गया है। अब आत्मविश्वास नहीं, टांगों का दम काम आएगा। भागो। भैरव कोबा और टिंकू तोता भीड़ को चीरते हुए भागते हैं। पीछे सेठक बूतर, मुखिया चील जी और जंगल के गुस्से से भरे पंछियों उनके पीछे दौड़ रहे हैं। अबे टिंकू तोता, ये तो सच में पीछे पड़ गए। बोला था मैंने, पाप का घड़ा भरता है तो ऐसे ही फूटता है। दोनों भागते भागते जंगल की सीमा लाग जाते हैं और घने डरावने जंगल की ओर मुड़ जाते हैं। दोपहर ढल चुकी है और पेड़ों की घनी छाव के कारण यहाँ गहरा साया है। चारों तरफ पक्षियों की आवाजें हैं जो कभी कभी भयानक सी लगती हैं। भैरव कोबा और टिंकू तोता बुरी तरह हाफते हुए पसीने से लथपथ जंगल की सीमा से बहुत दूर एक बड़े काई लगे पत्थर पर गिर पड़ते हैं। उनके चेहरे पर अब मजाक का कोई निशान नहीं, सिर्फ डर और थकान है। भैरव कोबा, बस कर पंक्षी भाई, अब और नहीं भागा जाता। हम भागते हुए ये कहाँ आ गए यार? मेरी तो सांस फूल रही है, सीने में दर्द हो रहा है। देख, सूरज डूब रहा है, अंधेरा भी होने वाला है। मुझे इस सन्नाटे से बहुत डर लग रहा है। सेठक बूतर का गुस्सा तो कम हो गया होगा, पर अब हम घर कैसे जाएंगे? हालांकि वो खुद भी डरा हुआ है, लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने के लिए थोड़ा अकड़ता है।
हालांकि उसकी आवाज भी कांप रही है। अरे कुछ नहीं होता यार टिंकू तोता, इतना क्या डरना। मुझे यहाँ के रास्तों का थोड़ा बहुत अंदाजा है। हम थोड़ी देर यहाँ छिपते हैं। जब सेठकबूतर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और जंगल वाले शांत हो जाएंगे, तब चुपके से वापस चलेंगे। आखिर हम गुमानी के बादशाह हैं, इतनी जल्दी हार थोड़ी मानेंगे। वह टिंकू तोता को ढांढस बंधाने की कोशिश करता है, पर उसकी नजरें भी घबराहट में चारों ओर घूम रही हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उनकी नजर एक बहुत बड़े पुराने वट वृक्ष के नीचे पड़ती है। देख टिंकू तोता, वहाँ उस बड़े पेड़ के नीचे कोई बैठा है। वे दोनों ध्यान से देखते हैं। वहाँ एक बहुत ही वृद्ध तेजस्वी साधु गिद्ध, जिनके बाल और दाढ़ी सफेद हैं, आंखें बंद किए पूरी तरह ध्यान में लीन हैं। उनके चेहरे पर गजब का तेज और शांति है, जैसे वे इस दुनिया से परे हो। उसके दिमाग में फिर से खुराफात जग उठती है। दर पर शरारत हावी होने लगती है। एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके दिमाग में फिर से खुराफात जग उठती है। दर पर शरारत हावी होने लगती है। एक कुटिल मुस्कान के साथ टिंकू तोता, वो देख साधु गिद्ध एकदम सही शिकार। चल आज इस गहरे जंगल में भी किसी का बकरा बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। इन ढोंगी साधु गिद्धों को बेवकूफ बनाना तो सबसे आसान है। अबे भैरव कोबा, तू सच में पागल हो गया है क्या? तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और तुझे फिर से वही गंदी आदत देख यह कोई आम साधु गिद्ध नहीं लग रहे। इनकी तपस्या भंग मत कर। मुझे इन्हें देखकर अजीब सा डर लग रहा है, पर साथ ही समान भी। यह बहुत पहुंचे हुए और ज्ञानी महात्मा लग रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है साधुओं का श्राप बहुत बुरा होता है। बे रहने दे प्लीज। अरे तू भी ना कितना डरता है। हम कौन सा इन्हें मार रहे हैं या कुछ चुरा रहे हैं, बस थोड़ा मनोरंजन करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। वैसे भी इस जंगल में बोर हो रहे हैं। तू बस मेरा साथ दे, बाकी मैं संभालूंगा। देखना ये साधु गिद्ध कैसे हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे। टिंकू तोता के मना करने के बावजूद भैरव कोबा नहीं मानता। वह चुपके से एक घने पेड़ के पीछे छिप जाता है, जहाँ से साधु गिद्ध उसे देख ना सके। वह अपनी आवाज को गहरा और भारी बनाता है, जैसे कोई दिव्य वाणी हो, और पेड़ के पीछे से गूंजती हुई आवाज में बोलता है, बच्चा तपस्वी, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी वर्षों की कठिन तपस्या और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं स्वर्ग से आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मैं तुम्हारी हर मनोकामना, हर इच्छा अभी पूरी कर दूंगा। संकोच मत करो, मांग लो। साधु गिद्ध धीरे धीरे बहुत ही शांत भाव से अपनी आंखें खोलते हैं। वे शांत नजर से, तूने न केवल मेरी तपस्या भंग की, बल्कि अहंकार में चूर होकर मेरा भगवान का और इस पवित्र स्थान का मजाक भी उड़ा रहा है। अरे साधु गिद्ध, इतना गुस्सा क्यों? जीवन में थोड़ा हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। आप साधु संत पंक्षियों तो बेकार में हर बात पर प्रवचन देने लगते हैं। चलिए माफ कीजिए, अब हम चलते हैं। बस बहुत हो गया। तेरी धृष्टता की सीमा पार हो चुकी है। तुझे दूसरों को पशु समान समझने, उन्हें बेवकूफ बनाने और उनका उपहास करने में ही आनंद आता है ना? यही तेरी खुशी है ना? तो जा अज्ञानी, मैं तुझे और तेरे इस मूक साथी को जिसने तुझे रोका नहीं श्राप देता हूँ कि अगर अब तुमने किसी भी जीवित प्राणी को अपने झूठ से परेशान किया, किसी का दिल दुखाया या किसी का मजाक उड़ाया, तो तुम दोनों तत्काल उसी क्षण कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाओगे और तब तक इसी योनि में भटकोगे जब तक तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। यही तुम्हारी उचित सजा है। और पुनः अपने आसन पर बैठकर ध्यान में लीन हो जाते हैं, जैसे अब उनका इस दुनिया से कोई लेना देना ना हो। अबे चल टिंकू तोता, ये साधु गिद्ध पंक्षियों बस ऐसे ही डराना जानते हैं। इनके पास कोई शक्ति वक्ति नहीं होती। कुत्ता बन जाऊंगा। हाँ, बचकाना मजाक है। मैं भैरव कोबा कुत्ता बनूंगा, कभी नहीं। चल जल्दी घर चलते हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और माँ राह देख रही होगी। रुक जा, वहीं रुक जा भैरव कोबा। आज इस घर की चौखट लांघने से पहले अपनी माँ की आंखों में देख। क्या इसीलिए पाल पस कर बड़ा किया था कि पूरे जंगल में मेरी कोख को कोसा जाए? अरे माँ, फिर वही बात। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई डकैती डाली हो। वो मुखिया चील और सेठ कबूतर तो बूढ़े कबूतर हो गए हैं। उन्हें छोटी सी बात भी बहादुर जैसी लगती है। बस थोड़ा हंसी मजाक ही तो किया था। हंसी मजाक? किसी जीवित पंक्षी को मरा हुआ बता देना मजाक है। किसी गरीब का घर जलने की झूठी खबर फैलाकर उसकी जान हलक में ला देना मजाक है। भैरव कोबा, जिस दिन तू पैदा हुआ था मैंने सोचा था तू मेरा सहारा बनेगा, पर तू तो पंक्षियों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बन गया है। आज तेरे पिता ने शर्म के मारे पंचायत में सिर नहीं उठाया। जा, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा।
अपनी इस कुटिल बुद्धि के साथ भूखा ही सो जा। अच्छा देख टिंकू तोता, कल माँ ने बहुत डांटा पर आज मन बड़ा भारी है। जब तक किसी को बकरा ना बनाऊं चैन नहीं आता। वो देख मंटू मैना अपनी पूरी उम्र की कमाई सब्जियों का टोकरा लेकर मंडी जा रहे हैं। आज इन्हें दौड़ाते हैं। पंक्षी भाई हिम्मत कर, कल रात मुझे सपने में वो साधु गिद्ध दिखे थे। उनकी आंखें अंगारे जैसी थी। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। घर लौट चलते हैं ना। डरपोक देख मेरी कलाकारी। मंटू मैना अरे गजब हो गया। आप यहाँ सब्जी बेच रहे हो और पीछे आपके इकलौते बेटे को सांड ने पटक दिया है। वो लहूलुहान पड़ा है। जल्दी भागो मंटू मैना। क्या मेरा लाडला? हे भगवान, मैं अभी गया। बूढ़ा मंटू मैना नंगे पैर बदहवास होकर भागता है। भैरव कोबा और टिंकू तोता जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ देखा टिंकू तोता, इसे कहते हैं टैलेंट। हाँ देखा टिंकू तोता, इसे कहते हैं टैलेंट। तभी आसमान में अचानक बिजली कड़कती है जबकि धूप खिली हुई है। भैरव कोबा की हंसी अचानक एक घबराहट में बदल जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी झुकने लगती। भैरव कोबा, तेरे कान लंबे हो रहे हैं। तेरे चेहरे पर यह बाल कैसे आ गए? टिंकू तोता, तेरी आवाज तो कुत्ते जैसी आ रही है। बचाओ, मुझे जलन हो रही है। नहीं माँ, बचाओ। साधु गिद्ध का श्राप सच हो गया। तभी जंगल के पंछी उन्हें पत्थर मारना शुरू करते हैं। अरे यह गंदे कुत्ते कहाँ से आ गए? मारो इन्हें, भगाओ यहाँ से। भैरव कोबा और टिंकू तोता जो कल तक जंगल के राजा बने घूमते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए नाली के पास दुबक जाते हैं। उन्हें अपनी ही माँ के घर से डंडे मारकर भगाया जाता है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर अब कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं है। वही घना जंगल। साधु गिद्ध अपनी जगह पर ध्यान में लीन बैठे हैं। तभी भैरव कोबा और टिंकू तोता, जो अब कुत्ते के रूप में अपनी पहचान खो चुके थे, भागते भागते वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने साधु गिद्ध का अपमान किया था। वे दोनों साधु गिद्ध के चरणों में जाकर लेट जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए साधु गिद्ध जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी बुद्धि का घमंड किया और आपका निरादर किया। हाँ साधु गिद्ध, मुझे भी माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। अब हमें समझ आ गया कि दूसरों का मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ता है। उनके चेहरे पर वही तेज है, पर अब क्रोध की जगह दया है। मुझे पता था कि तुम दोनों जल्दी ही मेरे पास वापस आओगे। जब अपनी ही माँ डंडा मारकर घर से निकालती है और पूरी दुनिया दुश्मन बन जाती है, तब पंक्षी को अपनी औकात याद आती है। क्यों? और मजाक उड़ाना है और भगवान बनना है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। देखो पंक्षी, हम तपस्वी अपने तपोबल के बल पर श्राप तो दे सकते हैं, लेकिन उसे वापस लेना हमारे हाथ में नहीं है। श्राप अपनी सीमा पूरी करता है, लेकिन तुम पंक्षियों का यह सच्चा पछतावा देखने के बाद मैं तुम पंक्षियों को एक रास्ता बता सकता हूँ। भैरव कोबा और टिंकू तोता उम्मीद भरी नजरों से साधु गिद्ध की तरफ देखते हैं, जैसे उनकी जान उन्हीं के शब्दों में अटकी हो। यहाँ से कुछ दूरी पर आश्रम है। वे दया के सागर हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान है। तुम पंक्षियों सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ। उन्हीं के आशीर्वाद और नाम दीक्षा से यह श्राप टल सकता है और तुम फिर से पंक्षी बन सकते हो। उस दिन के बाद वे दोनों पूरी तरह सुधर गए। वे अब किसी को तंग नहीं करते थे, बल्कि जंगल के सबसे सेवाभावी युवक बन गए। कबीर साहिब की शिक्षा ने उनके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिटा दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।